Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today's session have important MCQs for upcoming nursing recruitment exams like UPCHO, AIMS NORCET, GMCH, ESIC and many more. Let's begin our today's class. First question. What medication administration route has the slowest onset of action? आपको बताना है कि किस रूट से यदि मेडिसिन को एडमिनिस्टर किया जाए तो इसका इफेक्ट बहुत ही देर से शुरू होगा, सबसे आखिरी में शुरू होगा। इंट्रावीनस रूट, ओरल रूट, सबक्यूटेनियस रूट या इंट्रामस्कुलर रूट? The right answer of this question is ऑप्शन सी। अगर किसी क्लाइंट को आप ओरल रूट से ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो ये मेडिसिन पहले स्टमक में पहुंचकर डिसॉल्व होगी, उसके बाद एब्जॉर्ब होगी, फिर जाकर ब्लड में पहुंचेगी और फिर ये अपना काम वहां से शुरू करेगी। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर काफ़ी समय लग जाता है, इसीलिए ओरल रूट से एडमिनिस्टर की गई मेडिसिन का ऑनसेट ऑफ एक्शन सबसे आखिरी में माना जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन चारों ऑप्शंस में से फास्टेस्ट रूट कौन सा है तो आप बताएंगे इंट्रावीनस रूट। फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन यहाँ पर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आप मेडिसिन को डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं और ब्लड इसे टारगेट साइट तक पहुंचा देता है और तुरंत इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा इंजेक्शंस को एडमिनिस्ट्रेशन करते समय कितने डिग्री से इंसर्ट किया जाता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। याद रखिएगा, अगर आपको इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाना है तो आप इसे 15 डिग्री एंगल से इंसर्ट करेंगे। इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाना हो तो 30 डिग्री एंगल से इंसर्ट किया जाएगा। ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन यदि लगाना हो तो 45 डिग्री से आप इसे इंसर्ट करेंगे और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो 90 डिग्री एंगल से इंसर्ट किया जाता है। What is the normal suction pressure mm of Hg for suctioning in preterm newborn baby? आपको नॉर्मल सक्शन प्रेशर बताना है किसी प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी में। प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी का मतलब है यहाँ पर अगर किसी बच्चे का जन्म 37 वीक की प्रेगनेंसी से पहले हो जाए तो वो बच्चा प्रीटर्म कहलाता है। इस बच्चे में आपको सक्शन करना है, इसके ओरल सिक्रीशंस आदि को रिमूव करना है। तो जो प्रेशर है उसे आप कितने mm ऑफ Hg पर सेट करेंगे? The right answer is ऑप्शन 1। अगर कोई प्रीटर्म बेबी है तो उसमें सक्शन का जो प्रेशर है वो हम 40 से 60 mm ऑफ Hg के बीच रखते हैं। आइए इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स को जान लें। प्रीटर्म बेबीज में जो सक्शन प्रेशर है वो 40 से 60 mm ऑफ Hg के बीच होना चाहिए। अगर टर्म बेबी है, टर्म बेबी का मतलब है कि अगर बच्चे का जन्म 37 वीक्स के बाद में हुआ है, 42 वीक्स के पहले हुआ है, तो ये टर्म बेबी कहलाएगा। इसके अंदर सक्शन प्रेशर आप 60 से 80 के बीच रख सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चाइल्ड के अंदर सक्शन प्रेशर कितना रखेंगे तो यहाँ पर आप 80 टू 100 mm ऑफ Hg प्रेशर रख सकते हैं सक्शनिंग के लिए। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अडल्ट के अंदर सक्शन प्रेशर कितना रखेंगे तो आप यहाँ पर बता सकते हैं 100 से 120 mm ऑफ Hg। ये सभी सक्शनिंग प्रेशर रेंज हैं जो कि अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।
इसके अलावा सक्शनिंग से एक चीज़ और पूछी जाती है कि सक्शनिंग टाइम कितना होना चाहिए। तो याद रखेंगे कि हमें हमेशा सक्शन 10 सेकंड से कम समय के लिए करना है और सक्शनिंग करने के पहले और सक्शनिंग करने के बाद क्लाइंट को हमें हाइपर ऑक्सीजनेट करना है, ऑक्सीजन पूरा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, parents of the hospitalized infant should be encouraged to stay with their child to help to decrease। इन्फेंट्स का मतलब है 1 साल से कम उम्र के बच्चे। इन बच्चों के साथ इनके पेरेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान क्यों रहने के लिए कहा जाता है? ऑप्शन ए, प्रॉब्लम विद अटैचमेंट को डिक्रीज करने के लिए। ऑप्शन बी, सेपरेशन एंजाइटी को डिक्रीज करने के लिए। ऑप्शन सी, रिस्क ऑफ इंजरी को डिक्रीज करने के लिए। ऑप्शन डी, फेलियर ऑफ थ्राइव को डिक्रीज करने के लिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यहां पर बच्चे में डेवलप होने वाली सेपरेशन एंजाइटी को प्रिवेंट करने के लिए हम माता पिता के साथ बच्चों को, या यूं कहें बच्चों के साथ माता पिता को अलाउ करते हैं। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को हॉस्पिटलाइज करते समय कौन कौन सी प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं, इसे पूछा जा सकता है। स्पेशली ये आपके एम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अपकमिंग एम्स नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए ये सभी पॉइंट्स काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। आइए वन बाय वन सभी की बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं नियोनेट की। जब कोई नियोनेट यानी कि ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 0 से 28 दिन के बीच में है, उसे हॉस्पिटल में जब एडमिट किया जाता है और अगर उसकी मदर उसके साथ नहीं रहे तो इस बच्चे की उसकी माँ के साथ जो बॉन्डिंग है, ट्रस्टिंग है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। इसलिए नियोनेट्स जब भी हॉस्पिटल में किसी बीमारी के इलाज के लिए एडमिट करवाए जाते हैं तो उनकी मदर को उनके साथ जरूर रखा जाता है ताकि मदर चाइल्ड बॉन्डिंग स्ट्रांग रहे और बच्चे का अपनी माँ पर ट्रस्ट बढ़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेंट्स की, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा भी गया था। इन्फेंट का मतलब है 0 से लेकर 1 साल तक की उम्र के बच्चे। इन्हें जब हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और अगर इनकी मदर इनके साथ ना हो तो इन बच्चों के अंदर सेपरेशन एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोडलर एज ग्रुप। टोडलर एज ग्रुप के अंदर 1 से 3 साल तक के बच्चे आते हैं और ये बच्चे जब इन्हें बिना इनके पेरेंट्स के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो ये प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, जैसे कि रोते हैं, चिल्लाते हैं। ये सब बिहेवियर इनके द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा डिस्पेयर एटीट्यूड भी शो किया जाता है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, ये सभी चीज़ें। और वो हॉस्पिटल में रहने का विरोध करते हैं, डिनाई करते हैं कि हमें अकेला नहीं रहना है। इसके साथ ही वो रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म शो करने लगते हैं, जैसे कि एक कोई बहुत छोटा बच्चा होता है जो उसकी तरह बिहेवियर करने लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री स्कूल चिल्ड्रन की। प्री स्कूल चिल्ड्रन का मतलब है 3 से 6 साल तक के बच्चे और इन बच्चों में जो हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान एंजाइटी होती है वो सेम एज टॉडलर्स के अकॉर्डिंग होती है और ये इससे कोप करने के लिए डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्कूल एज चिल्ड्रन की। ये लगभग 6 से 12 साल की उम्र वाले बच्चे हैं। इनके अंदर फियर, वरी, म्यूटिलेशन और प्राइवेसी को लेकर कंसर्न्स रहते हैं। लास्ट हम बात करते हैं एडोलेसेंस एज। एडोलेसेंस एज बेसिकली 10 से लेकर 19 साल तक के बच्चों को माना जाता है। एंगर, एंजाइटी, लॉस ऑफ कंट्रोल, इनसिक्योरिटी,
स्ट्रेंज एनवायरनमेंट, ये सभी इनके द्वारा फील किए जाने वाली प्रॉब्लम्स हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नर्सिंग काउंसिल was established in which year? इंडियन नर्सिंग काउंसिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? The right answer is option B, 1947 में। इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट के द्वारा स्थापित की गई थी, जो कि 1947 में आया था। इंडियन नर्सिंग काउंसिल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि पूरे भारत देश में नर्सिंग का एक ही समान स्टैंडर्ड मेंटेन करवाया जाए। इंडियन नर्सिंग काउंसिल पूरे देश में नर्सिंग के सिलेबस को डिसाइड करती है, नर्सिंग प्रोग्राम्स को रेगुलेट करती है। इसके अलावा नर्सिंग के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करती है कि ये सही है, ये सही नहीं है, इन स्टैंडर्ड्स को इन्हें फॉलो करना है। ये सभी काम इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल हॉस्पिटल पाइपलाइन सप्लाई ऑफ एयर? हॉस्पिटल में नॉर्मली किस दबाव पर पाइपलाइंस में एयर सप्लाई की जाती है, ये आपको बताना है। 60 psig पर, 100, 600, 2000। सही जवाब है ऑप्शन 1, 60 psig पर। 60 psig पर हम हॉस्पिटल्स के अंदर गैस को सप्लाई करते हैं। इसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि psig का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे पाउंड पर स्क्वायर इंच गॉस। ये दबाव को मापने की यूनिट है। psig पाउंड पर स्क्वायर इंच गॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client is diagnosed with gastroenteritis. What does the nurse determine is the basic intention underlying the unique dietary management for this client? आप एज अ नर्स किसी ऐसे क्लाइंट की केयर कर रहे हैं जिसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस कंडीशन है। इस पेशेंट की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा डाइटरी मैनेजमेंट आप करेंगे, ये आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता क्या है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यहाँ पर 3 वर्ड हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, गैस्ट्रो का मतलब तो आप समझ गए होंगे, स्टमक से रिलेटेड है। एंट्राइटिस का मतलब है, एंट्राइट का मतलब है इंटेस्टाइन, और आइटिस शब्द का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर किसी भी शब्द के पीछे ITIS लग जाए तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पर पेशेंट को कोई ऐसा डिजीज हो गया है जिसमें स्टमक और इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन आ चुकी है। बेसिकली गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो डिजीज है वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण हो सकता है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन के बाद जो टॉक्सिन्स बनाते हैं उनके कारण ये डिजीज हो सकता है। और साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो यहाँ पर मोस्टली डायरिया, वॉमिटिंग देखने को मिलती है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अब होपफुली आप इसे आराम से
हैंडल कर पाएंगे। पॉइंट 1, प्रोवाइड ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन 1 कहता है कि इस पेशेंट को जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है बैलेंस डाइट को फॉलो करते हुए हम सभी न्यूट्रिएंट्स देंगे। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पर गौर कीजिएगा। इन्होंने पूछा है कि इस डिजीज से संबंधित यूनिक डाइटरी मैनेजमेंट आप क्या करेंगे। भाई कोई भी पर्सन चाहे हेल्दी हो चाहे बीमार हो उसे आप बैलेंस डाइट देते हैं, ऐसी डाइट देते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिशंस मौजूद हो। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये तो सभी के लिए समान है। आपको इस गैस्ट्रोएंटराइटिस डिजीज के लिए क्या विशेष करना है ये बताना है। ऑप्शन 2 की बात करते हैं, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ बल्क एंड रफेज इन द डाइट। पेशेंट की जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है उसमें इन्फ्लामेशन है जिसके कारण पेशेंट कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है और उससे डायरिया हो रहा है। इस सिचुएशन में अगर आप क्लाइंट को बल्क बढ़ाने वाले रफेज बढ़ाने वाली डाइट को देंगे तो इसकी जो जीआई म्यूकोसा है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी और इस इरिटेशन के कारण हो सकता है कि क्लाइंट में ब्लीडिंग होने लगे या हो सकता है इंटेस्टाइन फट जाए यानी उसमें छोटे छोटे छेद हो जाएं, परफोरेशन हो जाए। तो गैस्ट्रोएंटराइटिस वाले पेशेंट में हम कभी भी बल्क या रफेज को बढ़ाने वाली डाइट नहीं देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन 3 की, एलिमिनेट केमिकल मैकेनिकल एंड थर्मल इरिटेशन। बिल्कुल सही, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। ऑप्शन 3 इज राइट हियर। हमें इस पेशेंट की डाइट से उन सभी चीज़ों को हटा देना है जो कि इसकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को इरिटेट करे, यानी कि इसकी पेट और आंतों की जो अंदर वाली लाइनिंग है, लेयर है, उसमें किसी भी प्रकार का इरिटेशन कॉज करने वाला सब्सटेंस नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम उसके फूड से केमिकल मैकेनिकल और थर्मल इरिटेंट जितने भी हैं उन्हें हम हटा देंगे। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। लास्ट में हम बात करते हैं ऑप्शन 4 की। ऑप्शन 4 के अंदर कहा गया है, promote psychological support by offering wide variety of food। आप पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, बिल्कुल सही बात है। पेशेंट बीमार है तो हमें उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, ये पॉइंट सही है। लेकिन साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने से ज़्यादा ज़रूरी है इस समय कि हम उसे ऐसा खाना दें जो कि उसकी स्टमक और इंटेस्टाइन की म्यूकोसा को, इंटरनल लाइनिंग को, मेम्ब्रेन को इरिटेट ना करे। अगर आप उसे वाइड वैरायटी ऑफ फूड देते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई ऐसे फूड सब्सटेंस भी हो जो कि इंटेस्टाइन को इरिटेट करें जिससे फर्दर ब्लीडिंग और परफोरेशन हो सकता है। तो हमें इसे भी सही नहीं मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, latency stage of psychosexual development is also known as। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में जो लेटेंसी स्टेज होती है उसे आप और किस नाम से भी जानते हैं? ऑडिपस फेज, इलेक्ट्रा फेज, गैंग फॉर्मेशन स्टेज या कॉम्प्लेक्स फेज? The right answer is option 3. It is called gang formation stage। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट्स। फ्रेड के द्वारा साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का फिनोमिना या जो थ्योरी है वो दी गई थी। इन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट को 5 स्टेजेस के अंदर बांटा था। सबसे पहली स्टेज थी ओरल, फिर एनाल, फिर फैलिंग, फिर लेटेंसी और फिर जेनाइटल। ओरल स्टेज जो है बर्थ से 1 ईयर के बीच देखी जाती थी और इसमें जो एरोजिनस जोन होता था, एरोजिनस जोन का मतलब होता है parts of body that excite sexual feelings
व्हेन टच्ड और स्टिमुलेटेड। हमारे शरीर के वह भाग जिन्हें टच करने या स्टिमुलेट करने पर सेक्सुअल फीलिंग यदि आती है तो इन एरियाज को हम एरोजीनस जोन के नाम से जानते हैं। अडल्ट के अंदर बात की जाए तो जेनाइटल एरिया या एक्स्ट्रा जेनाइटल एरिया जिसमें ब्रेस्ट, लिप्स, बटक्स आदि इंक्लूड किए जाते हैं, ये सभी एरोजीनस जोन्स हैं जिन्हें टच करने पर सेक्सुअल फीलिंग्स आती हैं। अब हम बात कर रहे हैं 1 साल तक की उम्र के बच्चे में। तो 1 साल तक की उम्र के इस बच्चे में सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते, लेकिन इस बच्चे को यदि माउथ में स्टिमुलेशन मिले तो उसे अच्छी फीलिंग आती है। यही इस एज के लिए एरोजीनस जोन का काम करता है। आपने देखा होगा किसी भी छोटे बच्चे को आप कोई भी खिलौना या कोई भी चीज दीजिए, वो तुरंत उसे अपने माउथ की तरफ लेकर जाता है। माउथ में जैसे ही वो लेकर जाता है, उसे टच करता है, उसे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो माउथ इस एज के बच्चों के लिए एरोजीनस जोन के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाल स्टेज की। ये 1 से 3 साल के बीच देखने को मिलती है। बेसिकली कहें तो टॉडलर एज ग्रुप में देखने को मिलती है। यहाँ पर जो एरोजीनस जोन है वो बाउल एंड ब्लैडर एलिमिनेशन को माना जाता है। यहाँ पर बच्चा जो है टॉयलेट ट्रेनिंग करना सीख रहा होता है और उसे इस एरिया में सेंस ऑफ प्लेजर फील होता है। बाउल एंड ब्लैडर एलिमिनेशन करके उसे अच्छा लगता है। सो दिस इज द एरोजीनस जोन इन द एनाल स्टेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की, जिसे आप फेलिक के नाम से जानते हैं। ये 3 से 6 साल तक के बच्चों में देखने को मिलती है और इसमें जो एरोजीनस जोन है वो है जेनाइटेलिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटेंसी फेज की, जो कि 6 साल की उम्र से शुरू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अनुसार शेड्यूल 2 किसे डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन ए, बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरीज एंड देयर सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजेबल ऑप्शंस। ऑप्शन बी, standards for treatment and disposal of biomedical waste. Option C, list of prescribed authorities and the corresponding duties. Option D, label for biomedical waste containers or bags, label for transporting biomedical waste bags or containers. BMW Management Rule 2016 Schedule 2. The right answer is option B, standards for treatment and disposal of biomedical waste. यहाँ पर किसी भी बायोमेडिकल वेस्ट को किस प्रकार से ट्रीट करना है, किस प्रकार से उन्हें डिस्पोज करना है, ये सभी चीजें शेड्यूल 2 के अंदर बताई गई हैं। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल लंग्स कैपेसिटी इन अ न्यूबॉर्न बेबी इज। किसी न्यूबॉर्न बेबी की लंग कैपेसिटी कितनी होती है? 150 ml, 90 ml, 180 ml या 200 ml? न्यूबॉर्न बेबी की टोटल लंग कैपेसिटी जानने से पहले यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किसी अडल्ट के अंदर टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे? टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरी ताकत लगाकर गैस को अंदर खींचे, यानी कि एयर इनहेल करे, इंस्पायरेशन करे, तो जितनी एयर उसके लंग्स में आ सकती है, इसे आप टोटल लंग कैपेसिटी के नाम से जानते हैं।
अडल्ट में यदि टोटल लंग कैपेसिटी की बात की जाए तो ये करीबन 6000 ml के आसपास होती है, या इसे आप 6 लीटर भी कह सकते हैं। अब आप अपना आंसर पुट कीजिएगा कि अडल्ट में यदि 6 लीटर है तो न्यूबॉर्न बेबी में कितनी होगी। यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1 ए। न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो 150 ml के आसपास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ नर्स you teach a client who has had surgery to increase which nutrient to help with tissue repair। किसी पेशेंट में सर्जरी के बाद टिश्यू रिपेयर्स को बढ़ाने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा देना चाहिए? फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ दो चीज़ों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सर्जरी के बाद एक तो हमें टिश्यू रिपेयर तेजी से करवाना होता है और दूसरा वुंड हीलिंग, घाव को भी जल्दी भरना होता है, यानी वुंड हीलिंग भी करना होता है। तो इसके लिए कौन कौन से सब्सटेंस दिए जा सकते हैं? देखिएगा, अगर आपसे वुंड हीलिंग करने के लिए अगर पूछा जाए तो यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं कि हम क्लाइंट को विटामिन सी देंगे, जिसे आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन सी जो है वुंड हीलिंग के लिए अच्छा माना जाता है, और जो टिश्यू रिपेयर है इसके लिए हमें क्लाइंट को ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन देना होगा। प्रोटीन के कारण जो टिश्यू है वो जल्दी से रिपेयर होते हैं, नए टिश्यूज का फॉर्मेशन तेजी से होता है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ वैक्सीनेशन ड्राइव at Well Baby Clinic, a nurse observed recently hired nurse is not wearing gloves. The nurse should advise the newly hired nurse to। आप किसी हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन एरिया में ड्यूटी पर हैं। इस एरिया में किसी नई नर्स को अपॉइंट किया गया है। इस नर्स को आप जब देखते हैं तो ये पाते हैं कि वैक्सीनेशन के दौरान इस नर्स ने ग्लव्स नहीं पहने हैं। इस सिचुएशन में आप इस नर्स से क्या कहेंगे? आइए वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है कि स्पीक नर्स मैनेजर रिगार्डिंग दिस टेक्निक। आप अपनी सीनियर नर्स या नर्स मैनेजर से इस नई नर्स ने ग्लव्स नहीं पहने हैं इसके बारे में बताएंगे। दिस इज नॉट करेक्ट। आप सीनियर मैनेजर नर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने से पहले आप उस नई नर्स को कहेंगे कि आप ग्लव्स पहनिए। ऑप्शन बी कहता है कंटिन्यू विद द इम्यूनाइजेशन सिंस द ग्लव्स आर नॉट नीडेड। आप इस नर्स को तब तक काम करने देंगे जब तक कि ग्लव्स की आवश्यकता नहीं हो। ये भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन के दौरान छोटे बच्चों में इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन ना हो, तो इसलिए आपको ग्लव्स तो पहनने ही हैं। ऑप्शन डी में कहा गया है इवेल्युएट द चाइल्ड अपीयरेंस टू डिटरमाइन वेदर द ग्लव्स आर नीडेड और नॉट। जब भी आप किसी बच्चे को वैक्सीन लगाने जाएं तो आप उस बच्चे की अपीयरेंस को देखें कि क्या इसे इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, क्या इसे हैंडल करते समय हमें ग्लव्स पहनना है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। बच्चे की अपीयरेंस को देखकर आप इस चीज का फैसला नहीं कर सकते। तो आखिरी में आपके पास ऑप्शन बचा है ऑप्शन सी, पुट ऑन ग्लव्स बिकॉज स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड। हमें ग्लव्स पहनने हैं क्योंकि स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना ही है। ये इंफॉर्मेशन आप इस न्यूली हायर्ड नर्स से शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
An increase in creatinine kinase MB isoenzyme can be caused by। अगर किसी क्लाइंट के अंदर क्रिएटिनिन काइनेज का लेवल बढ़ता है तो आपको इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? ऑप्शन ए कहता है ये सेरिब्रल ब्लीडिंग को बताता है। ऑप्शन बी कहता है ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को बताता है। ऑप्शन सी कहता है इट इज ड्यू टू स्केलेटल मसल डैमेज। ऑप्शन डी कहता है मायोकार्डियल नेक्रोसिस के कारण ये इंक्रीज हुआ है। CKMB ये एंजाइम हमारी हार्ट की जो मायोकार्डियल सेल्स होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। CKMB एंजाइम जो है एक प्रोटीन है और बेसिकली ये मायोकार्डियल मसल्स में पाया जाता है, मायोकार्डियल मसल्स ऑफ हार्ट में पाया जाता है। अगर किसी कारण से हार्ट की ये मायोकार्डियल सेल्स डैमेज हो जाएं तो ये CKMB इन मसल्स से निकलकर ब्लड में आ जाएगा और ब्लड टेस्ट करवाने पर इसका लेवल हमें हाई मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लाइंट में मायोकार्डियल मसल्स डैमेज हुए हैं, मायोकार्डियल इस्चीमिया हुआ है, मायोकार्डियल नेक्रोसिस हुआ है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हुआ है, यानी कि हार्ट अटैक आया है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। किसी भी क्लाइंट में यदि CKMB का लेवल बढ़ता है तो इसका मतलब है कि क्लाइंट का हार्ट डैमेज हुआ है, मायोकार्डियल नेक्रोसिस हुआ है। Next question, which is the appropriate infusion time for the Dialysat in a 38 years old patient with chronic renal failure? आप किसी 38 साल के क्रॉनिक रीनल फेलियर से सफरिंग पेशेंट की केयर कर रहे हैं, उसके अंदर पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हैं। अड़तीस साल के व्यक्ति जिसमें कि क्रॉनिक रीनल फेलियर कंडीशन है उसमें आप पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इस पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान जो फ्लूइड जिसे आप डायलिसेट के नाम से जानते हैं, ये क्लाइंट की पेरिटोनियल कैविटी में कितने मिनट या कितने घंटों में एडमिनिस्टर करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा या 2 से 3 घंटे। यहाँ पर सही आंसर माना जाएगा ऑप्शन 1 को, 15 मिनट को। देखिएगा, जब भी किसी क्लाइंट के अंदर हमें पेरिटोनियल डायलिसिस करना होता है तो डायलिसिट फ्लूइड को आप हमेशा तेजी से इंसर्ट करते हैं। डायलिसिट फ्लूइड को आप 15 मिनट या इससे कम समय के अंदर एडमिनिस्टर कर देना चाहिए। डायलिसेट को 15 मिनट या इससे कम समय के अंदर अंदर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इंसर्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि फ्लूइड एक्सचेंज में कितना टाइम लगता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डायलिसिस प्रोसेस में आपने डायलिसेट को तो पेरिटोनियल कैविटी में इंसर्ट कर दिया, अब इस फ्लूइड के एक्सचेंज में कितना टाइम लगेगा? फ्लूइड एक्सचेंज टाइम, तो याद रखिएगा फ्लूइड एक्सचेंज टाइम जो है मिनिमम 30 मिनट्स होता है और ये कई आवर्स तक हो सकता है। 30 मिनट्स मिनिमम आपको इस फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी में रखना है और उसके बाद ही इसे वहां से ड्रेन करवाना है। तो यहाँ से आप एग्जैक्टली अगर जानना चाहें तो कह सकते हैं कि करीबन मिनिमम 30 से 40 मिनट तो हमें रखना ही चाहिए, और बाकी क्लाइंट की कंडीशन और कौन सा फ्लूइड है उसे इस हिसाब से निर्भर करता है। जब भी क्लाइंट को पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाता है तो ये प्रोसेस जो है क्लाइंट खुद अपने घर पर भी कर सकता है। देखिएगा, किडनी फेलियर होने पर डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस के द्वारा हम पेशेंट की बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं उन्हें ब्लड से फिल्टर आउट करते हैं। इस प्रोसेस को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, इसे आप घर पर ही परफॉर्म कर सकते हैं,
और दूसरा होता है हीमोडायलिसिस। इसके लिए आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत पड़ती है। पेरिटोनियल डायलिसिस प्रोसेस के दौरान जब डायलिसेट को पेरिटोनियल कैविटी में इंसर्ट कर दिया जाता है तो उसके बाद क्लाइंट में कोई भी मूवमेंट का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। क्लाइंट चाहे तो घूम सकता है, टीवी देख सकता है, सो सकता है, कुछ भी रीड कर सकता है, किसी भी तरह का पोजीशन या वॉकिंग रेस्ट्रिक्शंस नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा अगर किसी क्लाइंट के अंदर कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस अगर हो रहा है, सीएपीडी हो रहा है, तो फिर हम इस सॉल्यूशन को कम से कम 4 से 6 घंटे तक रख सकते हैं। 4 to 6 आवर्स तक हम इस डायलिसेट को अंदर रख सकते हैं अगर क्लाइंट में कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस है तो। जब तक ये फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पड़ा रहता है इसे हम ड्वेल टाइम के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड द ड्वेल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कलेक्ट सर्वाइकल स्मीयर? सर्वाइकल स्मीयर को कलेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कोल्पोस्कोप, वेजाइनोस्कोप, आयर्स स्पेक्युला, पाइपर फॉर्सेप। The right answer is option C, Ayers specula. Ayers specula is used to collect the sample from the cervix. Ayers specula, आइए इसकी बात करें। सबसे पहले अगर आपको किसी भी वुमेन के वेजाइनल म्यूकोसा, सर्विक्स या फिर सर्वाइकल कैनाल से बैक्टीरियोलॉजिकल साइटोलॉजिकल स्टडी के लिए सैंपल लेना हो तो उसके लिए आप इस अयर्स स्पेक्युला का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइप फॉर्सेप। अगर किसी वुमेन में बच्चा उल्टी पोजीशन में है, यानी कि बच्चे में बटक्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, तो ऐसे बच्चों में हेड की डिलीवरी करवाने के लिए पाइपर फोर्सेप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी मदर में जो बच्चा है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन में है, यानी कि उसके बटक्स वेजाइना। अपकमिंग एग्जाम्स में डिफरेंट टाइप के टेस्ट पूछे जा सकते हैं कि कौन सा टेस्ट किस डिजीज में करवाया जाता है या किस टेस्ट का क्या पर्पस होता है। तो आइए वन बाय वन कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट को डिस्कस करते हैं जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिक टेस्ट की। सिक टेस्ट बेसिकली एक स्किन टेस्ट है टू फाइंड आउट द इम्यून स्टेटस susceptible or not against the diphtheria and hypersensitivity to diphtheria toxin। अगर किसी व्यक्ति में डिप्थीरिया डिजीज के बारे में आपको जानकारी करनी हो तो इसके लिए सिक टेस्ट करवाया जा सकता है। बेसिकली ये एक स्किन टेस्ट है। डिप्थीरिया डिजीज का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर मार्क कर लीजिएगा, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड टेस्ट है विडॉल टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड फीवर। अगर किसी व्यक्ति में टाइफॉइड फीवर, जिसे आप एंट्रिक फीवर के नाम से भी जानते हैं, उसे आइडेंटिफाई करना हो तो विडॉल टेस्ट करवाया जाता है। टाइफॉइड डिजीज में बेसिकली इंटेस्टाइन्स प्रभावित होती हैं। टाइफॉइड डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला टाइफी। ये एक बैक्टीरिया है या ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस एमजी एग्लूटिनेशन टेस्ट
फॉर द डायग्नोसिस ऑफ प्राइमरी अटिपिकल निमोनिया कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। किसी क्लाइंट के अंदर माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाले निमोनिया को आइडेंटिफाई करने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस एमजी एग्लूटिनेशन टेस्ट करवाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिक टेस्ट की। डिक टेस्ट भी बेसिकली एक स्किन टेस्ट है टू डिटरमाइन द नीड ऑफ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट स्कारलेट फीवर। किसी व्यक्ति को स्कारलेट फीवर के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन होने की आवश्यकता है या नहीं, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए डिक टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली डिक टेस्ट एक स्किन टेस्ट की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉल बनल टेस्ट, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टेस्ट इज पॉल बनल टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। किसी भी क्लाइंट में मोनोन्यूक्लियोसिस कंडीशन है या नहीं, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए पॉल बनल टेस्ट करवाया जाता है। ऑफ्टन कॉल्ड मोनो और किसिंग डिजीज एन इन्फेक्शन विद एपिस्टीन बार वायरस। मोनोन्यूक्लियस कंडीशन को आप किसिंग डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ये एप्स्टीन बार वायरस के द्वारा फैलने वाली कंडीशन है। वेरी इंपॉर्टेंट, Montex test, it is a skin test to find out whether the person is immunized against tuberculosis or not. किसी भी व्यक्ति को टीबी डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीनेशन मिला है या नहीं, वैक्सीनेटेड है या नहीं, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए मॉन्टेक्स स्किन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम इस टेस्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इन्हें फर्दर वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मॉन्टेक्स टेस्ट या टीबी जो डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलने वाला डिजीज है। इसे आप बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर के नाम से भी जानते हैं। बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर डिजीज के नाम से हम टीबी को जानते हैं, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है वेल फेलिक्स टेस्ट। इसका इस्तेमाल हम टाइफस फीवर को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। टाइफस फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यदि आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे रिकेसिया प्रोवाजिकी, रिकेसिया प्रोवाजिकी। नेक्स्ट आता है फेरिस टेस्ट, इट इज अ स्किन टेस्ट। ये हम लिम्फोग्रेनुलोमा को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं और लिम्फोग्रेनुलोमा का जो कॉज है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस है। नेक्स्ट आता है लेप्रोमीन टेस्ट, इंपॉर्टेंट। ये लेप्रोसी या हैंसन डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेप्रोसी डिजीज, जिसे आप हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं, हैंसन नामक पर्सन ने आइडेंटिफाई किया था, खोजा था, इसलिए उनके नाम पर ही इसे हैंसन डिजीज भी कहा जाने लगा। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे द्वारा होने वाला डिजीज है, जिसमें नर्व एंडिंग्स, स्किन, आइज आदि सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए डेप्सोन और मल्टी ड्रग थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the disease is not caused by AFB? इनमें से कौन सा डिजीज AFB यानी एसिड फास्ट बेसिलाई के द्वारा नहीं होता? लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, नोकार्डियासिस या टाइफॉइड? The right answer is option 4, टाइफॉइड। याद रखिएगा, यहाँ पर बताए गए लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस और नोकार्डियोसिस, ये सभी जो हैं एसिड फास्ट बेसिलाई हैं। नोकार्डियासिस जो है बेसिकली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटैकी इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन। किस कंडीशन में आपको पेटैकी देखने को मिल सकते हैं? गैस्ट्रोएंटराइटिस, प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी,
ओटाइटिस मीडिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। The right answer is option 4. It is seen into the bleeding disorders. पेटैकी जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर देखने को मिलती है। आइए इसके बारे में और जान लें। पेटैकी बेसिकली स्मॉल पर्पलिश हेमरेजिक स्पॉट्स हैं जो कि पेशेंट में प्लेटलेट डेफिशिएंसी के कारण डेवलप होते हैं। जिन लोगों में प्लेटलेट की संख्या नॉर्मल से कम होती है उन लोगों के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने का रिस्क लगातार बना रहता है। इन लोगों के अंदर स्किन के नीचे जब हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो जाती है तो बाहर से देखने पर ये एरिया पर्पलिश कलर का देखने को मिलता है। जिस कलर का ये टेक्स्ट आप देख रहे हैं इसी कलर का एरिया पर्सन की स्किन में ऊपर दिखाई देता है, यही पेटैकी है। प्लेटलेट्स की संख्या का कम होना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 1.5 टू 4 लाख के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच इज द मेजर इंडिकेशन ऑफ ईसीटी? किसी क्लाइंट को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देने का मेजर इंडिकेशन क्या होगा? इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी किस सिचुएशन में आप ईसीटी देंगे? सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क, सीवियर मेनिया, फोबिया, हिस्टीरिया। The right answer is option A, सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क। जो व्यक्ति सीवियरली डिप्रेस्ड हैं और जिनके अंदर सुसाइड करने का रिस्क बहुत ज़्यादा है तो उन लोगों के अंदर ईसीटी बहुत ही प्रभावी ट्रीटमेंट मानी जाती है। सीवियर डिप्रेशन और सुसाइडल रिस्क वाले पेशेंट में 80 to 90% ये थेरेपी इफेक्टिव मानी जाती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि और किन किन कंडीशंस के अंदर आप ईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं मेलनकोलिया है, मेनिया है, सीजोफ्रेनिया है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हैं। इन सभी के अंदर भी ईसीटी दी जाती है। बेसिकली ईसीटी के अंदर हम टेम्पोरल रीजन पर पर्सन की कनपटी पर इलेक्ट्रोड्स रखकर हल्की मात्रा का करंट ब्रेन में डालते हैं जिससे ब्रेन की जो एक्टिविटी है अल्टर होती है, क्लाइंट में सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं और क्लाइंट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन परफॉर्मिंग एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन ऑन एन अडल्ट ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन द रेस्क्यूअर शुड डिप्रेस द स्टर्नम। अगर किसी अडल्ट के अंदर आप सीपीआर दे रहे हैं तो चेस्ट कंप्रेशन करते समय चेस्ट को कितना डिप्रेस करना चाहिए? 0.5 इंच या 1 सेंटीमीटर, 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 इंचेस और 3.75 सेंटीमीटर्स या फिर 2 इंचेस और 5 सेंटीमीटर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। जब भी आप अडल्ट को सीपीआर देंगे तो उसका चेस्ट कम से कम 2 इंचेस यानी 5 सेंटीमीटर नीचे डिप्रेस होना चाहिए, दबना चाहिए, तभी आपका हार्ट कंप्रेस होगा और सीपीआर इफेक्टिव होगा। आइए सीपीआर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि चेस्ट कंप्रेशन की रेट क्या होनी चाहिए तो आप बताएंगे 100 से 120 पर मिनट, यानी आपको सीपीआर देते समय 1 मिनट में 100 से 120 बार चेस्ट को दबाना है, कंप्रेस करना है। इसके बाद जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंप्रेशन की जो डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए,
कंप्रेशन की डेप्थ यदि पूछ ली जाए आपसे, अगर हम सबसे पहले अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में ये 5 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, या फिर आप इसे 2 से 2.5 इंच भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर चिल्ड्रन के केस में आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 3 to 5 सेंटीमीटर्स। इसे आप 1.5 से 2 इंचेस के बीच भी कह सकते हैं। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इन्फेंट में कितना कंप्रेशन करेंगे आप, तो इसके अंदर करीबन 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक आप कंप्रेशन कर सकते हैं। इसे अगर इंचेस में आपसे पूछा जाए तो 1 से 1.5 इंचेस। ये हो गया कंप्रेशन डेप्थ की बात। इसके अलावा रेस्पिरेशन और कंप्रेशन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए? रेशियो से भी प्रीवियस एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं अडल्ट की। अगर अडल्ट के अंदर सिंगल रेस्क्यूअर है तो 30 कंप्रेशंस और 2 वेंटिलेशन होंगे, 1 रेस्क्यूअर यदि है तो। और अगर 2 रेस्क्यूअर्स हैं तो यहाँ पर 15 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन होंगे, 2 रेस्क्यूअर। इसके अलावा अगर चाइल्ड और इन्फेंट में यदि आपसे पूछ लिया जाए, चाइल्ड और इन्फेंट दोनों के केस में 30:2 रहता है, चाहे 1 रेस्क्यूअर हो या 2 रेस्क्यूअर हो। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि नियोनेट के केस में क्या रहेगा रेशियो, तो नियोनेट के लिए आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। नियोनेट के केस में जो कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो है, 3 कंप्रेशन पर 1 वेंटिलेशन देना रहेगा। 3 कंप्रेशन के बाद 1 वेंटिलेशन देना होगा। 3:1 इज द नॉर्मल रेशियो। उसके अलावा यहाँ पर हम सबसे पहले जब भी सीपीआर शुरू किया जाता है तो चेस्ट कंप्रेशन, फिर एयरवे और फिर ब्रीथिंग, सीएबी का सीक्वेंस फॉलो करते हैं। पहले एयरवे, ब्रीथिंग, चेस्ट कंप्रेशन आता था, लेकिन अब ये सीएबी है। इस चीज को भी गौर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रीमी ग्रेविडा क्लाइंट एट 25 वीक्स gestation visit the clinic and tell the nurse that lower back ache when she arrives home from work. The nurse should suggest the client perform किसी प्रेमी ग्रेविडा क्लाइंट जिसमें 25 सप्ताह की प्रेगनेंसी है, वो नर्स के पास क्लिनिक में आकर कहती है कि जब वो काम से वापस घर लौटती है तो उसके लोअर बैक में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप इस प्रेग्नेंट वुमेन को क्या सलाह देंगे? ऑप्शन 1 टेलर सिटिंग पोजीशन, ऑप्शन 2 लेग लिफ्टिंग, ऑप्शन 3 शोल्डर सर्कलिंग, ऑप्शन 4 स्क्वेटिंग एक्सरसाइज। The right answer is option 1 टेलर सिटिंग। टेलर सिटिंग बेसिकली वह पोजीशन है जिसमें आप फर्श पर आराम से बैठे हैं और आपने अपने पाँव को फोल्ड नहीं किया है, बल्कि आगे की तरफ इन्हें निकाल रखा है और हल्का सा आप आगे झुके हैं। जैसे कि नॉर्मली आप घर में पाँव को फोल्ड करके बैठते हैं, प्योरली आप बोलें तो पलांगती मार के जब बैठते हैं, तो आपको पलांगती नहीं मारनी है, अपने पैरों को हल्का सा आगे की तरफ रखना है और अपनी पीठ को आगे झुका कर रखना है। दिस इज कॉल्ड द टेलर सिटिंग पोजीशन। दिस इज कॉल्ड द टेलर सिटिंग पोजीशन। और जब भी कोई प्रेग्नेंट क्लाइंट इस टेलर सिटिंग पोजीशन में खुद को रखती है, तो इस एक्सरसाइज के द्वारा उसके जो बैक के मसल्स हैं, स्पेशली लोअर बैक के, वो मजबूत होते हैं, उनमें जो दर्द है वो कम होता है। साथ ही साथ टेलर सिटिंग पोजीशन के कारण जो क्लाइंट है लेबर के लिए भी प्रिपेयर हो जाती है। इस क्लाइंट को
बैक पेन अगर होता है लगातार काम से वापस घर आने पर, तो हम इसे दो चीजें और कहेंगे। इसे ही पहली बात तो ये कहेंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप लगातार ना तो एक पोजीशन पर बैठे रहें और ना ही लगातार खड़े रहें। आपको काम के बीच बीच में रेस्ट लेना जरूरी है। इस तरह से हम इस कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse is visiting a home health client with osteoporosis. The client has a new prescription of alendronate. Which instruction should be given to the client? किसी ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट को एलेंड्रोनेट ड्रग प्रिस्क्राइब की गई है। इस ड्रग से रिलेटेड कौन सा इंस्ट्रक्शन आप एज अ नर्स इस पेशेंट को देना चाहेंगे? ऑप्शन ए, रेस्ट इन बेड आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशन फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। आप इस पेशेंट से कहेंगे कि इस दवा को लेने के बाद कम से कम 30 मिनट तक बेड रेस्ट करना है। ऑप्शन बी, अवॉइड रैपिड मूवमेंट आफ्टर टेकिंग दिस मेडिकेशन। इस दवा को लेने के बाद आपको रैपिड मूवमेंट नहीं करना है, तेज गति से नहीं चलना है। ऑप्शन सी, टेक द मेडिकेशन विथ वाटर ओनली। इस मेडिसिन को हम सिर्फ पानी के साथ ही लेंगे। ऑप्शन डी, अलाउ एटलीस्ट 1 आवर बिटवीन टेकिंग द मेडिसिन एंड टेकिंग अदर मेडिसिन। इस मेडिसिन को लेने के बाद कम से कम 1 घंटे तक कोई और मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। इनमें से कौन सा ऑप्शन इस एलेंड्रोनेट मेडिसिन के लिए सही माना जाएगा? देखिए, इस मेडिसिन को लेकर 30 मिनट तक बेड रेस्ट करना ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। यहाँ बेड रेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मेडिसिन को लेने के बाद रैपिड मूवमेंट नहीं करना जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अलावा इस मेडिसिन को लेने के साथ दूसरी मेडिसिन को लिया जा सकता है। दो मेडिसिन के बीच गैप देने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, हमें इस मेडिसिन को सिर्फ पानी के साथ लेना है। वी कैन टेक दिस मेडिकेशन विथ वाटर ओनली। इस दवा को हम सिर्फ पानी के साथ ही लेंगे। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए इस एलेंड्रोनेट, जिसे आप फोसामैक्स के नाम से जानते हैं, इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स जान लें। Alendroneic acid is a biphosphonate medication used to treat osteoporosis and Paget disease of the bone. यहाँ पर एलेंड्रेनोइक जो एसिड ड्रग बताई गई है, बेसिकली ये एक बाइफॉस्फोनेट ड्रग है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस और पेजेट डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस और पेजेट डिजीज बोन से रिलेटेड डिजीजेज हैं। इट इज टेकन बाय माउथ। इट इज ऑफ्टन रिकमेंड टुगेदर टू टेक विथ विटामिन डी, कैल्शियम सप्लीमेंट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। इस एलेंड्रोनिक एसिड को जब भी लिया जाता है तो इसके साथ विटामिन डी, कैल्शियम आदि सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं और क्लाइंट को लाइफ स्टाइल चेंजेस जैसे एक्सरसाइज आदि करने के लिए कहा जाता है। एलेंड्रोनिक एसिड मेडिसिन को आप पानी के साथ लें और साथ ही साथ इस मेडिसिन को लेने के बाद कम से कम 30 मिनट तक आप अपराइट पोजीशन में ही रहेंगे। ये एक एडिशनल इंस्ट्रक्शन जरूर आप देना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डेले सिग्निफाइज, DALY। इस वर्ड पर गौर कीजिएगा, क्या है ये? ऑप्शन 1, 1 year of disease free life। ऑप्शन 2, 1 month of bedridden life। ऑप्शन 3, 1 lost year of healthy life। None of these। The right answer is
ऑप्शन 1। आइए बात करते हैं कि DALY एग्जैक्टली होता क्या है, क्या इसका फुल फॉर्म है। DALY का फुल फॉर्म है डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेरी लॉस ऑफ मसल टोन एंड वीकनेस precipitate a variety of emotional states is called। अगर किसी क्लाइंट में अचानक आई किसी इमोशनल स्टेट के कारण मसल टोन चली जाए, मसल वीकनेस फील हो, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी। इस चीज को आप इस तरह से समझिएगा। मान लीजिए किसी पर्सन को अचानक से कोई इमोशनल बात पता चली, इमोशनल बात पता चलते ही अचानक उसके हाथ पांव काम करना बंद कर गए, वो नीचे गिर गया, या वो चाहकर भी अपने हाथों को उठाकर कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे। द राइट आंसर इज कैटाप्लेक्सी। अगर किसी व्यक्ति में किसी सडन इमोशनल रिस्पॉन्स के कारण, जैसे कि हंसना, एक्साइट होना, या फिर अचानक गुस्सा आना, या किसी चीज़ से चौंक जाना, इसके कारण उसकी मसल टोन कुछ समय के लिए चली जाए, तो ये कंडीशन कैटाप्लेक्सी कहलाती है। एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी व्यक्ति को अचानक कोई इमोशनल न्यूज़ मिली, या वो जोर से हंसा, या किसी ने उसको डरा दिया, तो इसके बाद कुछ समय के लिए उसके शरीर का एक हिस्सा काम नहीं कर पाता, चाहकर भी वो शरीर के उस हिस्से को इस्तेमाल नहीं कर पाता, ये कंडीशन कैटाप्लेक्सी कहलाती है। इससे सिमिलर कैटालेप्सी एक शब्द और इस्तेमाल होता है, वो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का सिमिलर है। उसके अंदर व्यक्ति अपने शरीर को लगातार एक ही पोजीशन में बिना मूवमेंट किए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स होने पर कौन सा इम्पॉर्टेंट सिम्टम देखने को मिलता है। ऑप्शन 1, इंक्रीज इन ब्रीथ साउंड ऑन इफेक्टेड साइड। ऑप्शन 2, absence of breath sound on affected site. Option C, absence of breath sound in both side. Option D, increase in breath sound on unaffected side. सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूमोथोरैक्स कंडीशन होती क्या है। मान लीजिए ये किसी क्लाइंट के लंग्स हैं, और इन लंग्स को चारों तरफ से चेस्ट वॉल द्वारा कवर किया जाता है। चेस्ट वॉल और लंग्स के बीच की जो ये स्पेस है, इसे हम प्लूरल कैविटी के नाम से जानते हैं। अगर किसी क्लाइंट में ट्रॉमा या किसी मेडिकल प्रोसीजर के बाद इस प्लूरल कैविटी के अंदर एयर भर जाए, एबनॉर्मल रूप से एयर का एक्यूमुलेशन हो जाए, तो ये कंडीशन जो है न्यूमोथोरैक्स कहलाती है। अब पेशेंट में जिस तरफ के लंग्स के अंदर न्यूमोथोरैक्स हुआ है, उस पर अस्कल्टेट करने पर आपको क्या फाइंडिंग मिलेगी, ये आपको बताना है। देखिए, जिस तरफ लंग में न्यूमोथोरैक्स कंडीशन है, वहां पर जो ब्रीथ साउंड्स हैं वो एब्सेंस हो जाते हैं। याद रखिएगा, absence of breath sounds on the affected side, this is the
right option. Option 2 is correct here. Next question. The nurse is auscultating the client's lungs filled. The systematic pattern used for comparison. आप किसी क्लाइंट के दोनों लंग्स को असेस कर रहे हैं, इसके अलग अलग हिस्से की फंक्शनिंग को चेक कर रहे हैं और फिर दोनों लंग्स को कंपेयर करके देख रहे हैं कि क्या दोनों लंग्स आप एक दूसरे के जितना ही काम कर रहे हैं या एक लंग्स ज़्यादा और दूसरा लंग्स कम काम कर रहा है। इस सिचुएशन में जो कंपैरिजन होगा वो किस तरह से किया जाएगा ये आपको बताना है। एंटीरियर टू पोस्टीरियर, इंटर स्पेस टू इंटर स्पेस, साइड टू साइड, टॉप टू बॉटम। किसी भी क्लाइंट में जब हम लंग्स का अस्कल्टेशन करके उसे कंपेयर करते हैं तो इसमें इंटेंसिटी, पिच, ड्यूरेशन, क्वालिटी ऑफ ब्रीथ साउंड, ये सभी चीज़ें असेस की जाती हैं और असेसमेंट के दौरान जो कंपैरिजन होता है वो साइड टू साइड किया जाता है। साइड टू साइड इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट। Next question. Examples for glucocorticoids hormone used in chemotherapy include. कीमोथेरेपी के लिए कौन सा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन 1 प्रेडनिसोन, ऑप्शन 2 मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ऑप्शन 3 डेक्सामेथासोन, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। The right answer is option 4 all of the above. प्रेडनिसोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन ये सभी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स हैं जो कि कीमोथेरेपी में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of these is expected finding in client with COPD? इनमें से कौन सी फाइंडिंग COPD डिजीज होने पर देखने को मिलना एक्सपेक्टेड है? ऑप्शन 1 टैक्टाइल फ्रीमिटस एंड वीजिंग, ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड ओवर द पेरिफेरल फील्ड, हाइपर रेजोनेंस ओवर पोस्टीरियर लोब्स, distended neck vein with cyanosis. यहाँ पर जो टैक्टाइल फ्रीमिटस ऑप्शन दिया गया है इसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति बात कर रहा हो, बोल रहा हो तो उसके चेस्ट एरिया पर अपना हाथ रखने पर आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं, थ्रिल फील होता है। ये कंडीशन टैक्टाइल फर्मिटस है और ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है जो कि जनरली सभी में देखने को मिलती है, इसलिए ये इस डिजीज से संबंधित नहीं है। ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड ओवर पेरिफेरल फील्ड ये भी एक नॉर्मल टाइप है। हाइपर रेजोनेंस ओवर पोस्टीरियर लोब्स ये सही नहीं है। यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा डिस्टेंडेड नेक वेन विथ साइनोसिस। जब किसी क्लाइंट को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है तो इस सिचुएशन में उसके जो गर्दन वाले हिस्से की नेक वेन होती हैं वो साइज में कुछ फूल जाती हैं, डिस्टेंडेड हो जाती हैं और पर्सन की बॉडी में साइनोसिस डेवलप हो जाता है। Next question. A 76 years old male client asked the nurse the chances of getting osteoporosis like his wife. Which is the best response by the nurse?
एक 76 साल का मेल पेशेंट, मेल पर्सन आपके पास आकर आपसे पूछता है कि उसकी वाइफ को ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज है और उसमें यानी उस मेल क्लाइंट में इस डिजीज के होने की संभावना कितनी है। तो इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप क्या स्टेटमेंट देना सही मानेंगे? आपके ऑप्शंस हैं, दिस इज ओनली अ प्रॉब्लम फॉर वुमेन। आप इससे कहेंगे कि ये सिर्फ वुमेन में होने वाला डिजीज है, मेल के अंदर ये डिजीज नहीं होता। यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली है क्या? ओल्ड एज के अंदर आए हार्मोनल चेंजेस और डिक्रीज कैल्शियम के कारण बोन्स के अंदर छोटे छोटे होल बन जाते हैं, और ये जो छोटे छोटे पोर या ये छोटे छोटे जो होल्स होते हैं बेसिकली बोन के अंदर मौजूद कैल्शियम के बाहर निकलने के कारण बनते हैं। बोन्स के अंदर से कैल्शियम जब बाहर निकल जाता है, या यूं कहें कि शरीर में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियों में छेद बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं, होल बन जाते हैं। यही कंडीशन ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है। अब ये प्रॉब्लम ओल्ड एज के अंदर, बुढ़ापे के अंदर मेल और फीमेल दोनों को ही हो सकती है, इसलिए ऑप्शन 1 को हम गलत मानेंगे। ऑप्शन 2 कहता है एक्सरसाइज इज द गुड वे टू प्रिवेंट हिज प्रॉब्लम। एक्सरसाइज करने से स्पेशली अगर कोई व्यक्ति वेट बियरिंग एक्सरसाइज करता है तो उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज होने की संभावना कम होती है, लेकिन फिर भी ये डिजीज हो सकता है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में कहा गया है कि वेट बियरिंग एक्सरसाइज करके हम इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक देते हैं। तो ये कहना गलत है। एक्सरसाइज करने से इस डिजीज के होने की संभावना कुछ कम हो सकती है, लेकिन ये डिजीज बिल्कुल ही नहीं होगा, ये स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यू आर नॉट रिस्क बिकॉज ऑफ योर स्मॉल फ्रेम। आपकी जो हाइट है, आपकी जो लंबाई है वो काफ़ी कम है, इस वजह से आप में ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज नहीं होगा। ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, इसे हम सही नहीं मानेंगे। छोटी हाइट के होने से भी ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना रहती है। आखिरी में बचता है ऑप्शन 4, यू माइट थिंक अबाउट हैविंग अ बोन डेंसिटी टेस्ट। आप सीधा सीधा इस ओल्ड पर्सन को कहेंगे कि आप में ऑस्टियोपोरोसिस होने का कितना चांस है, इस चीज को पता करने के लिए आप बोन डेंसिटी टेस्ट करवा सकते हैं। बोन डेंसिटी टेस्ट करवा सकते हैं। बोन डेंसिटी टेस्ट के अंदर बोन के अंदर कितने मिनरल्स हैं, कितना कैल्शियम है, ये चीज पता लग जाती है। अगर कैल्शियम की कमी है तो ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना ज्यादा रहेगी, कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा है तो ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना कम से कम रहेगी। ये इस बोन डेंसिटी टेस्ट के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिंपली यदि कहा जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस होने की कितनी संभावना है, इसे पता करने के लिए बोन डेंसिटी टेस्ट या बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट करवाया जा सकता है। ओल्ड एज के अंदर हार्मोनल चेंजेस आने के कारण वुमेन की बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लगती है और उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उनमें पोर्स बन जाते हैं, और अगर उन्हें थोड़ा बहुत भी जर्क लगे, झटका लगे तो बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं, इजीली हड्डियां टूट जाती हैं। ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि ओल्ड फीमेल्स के अंदर 50% वुमेन में एक ना एक ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होता ही है। मान लीजिए आप 100 वुमेन्स को स्टडी करते हैं तो ओल्ड एज के अंदर इनमें से 50% वुमेन को एक ना एक बोन फ्रैक्चर होता ही है। मेल्स के अंदर इस ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज के होने की संभावना को देखा जाए तो लगभग 13 से 25% लोगों को यह डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of brain control and integrates activities of autonomic nervous system?
आपको हमारे ब्रेन के उस पार्ट या उस स्ट्रक्चर का नाम बताना है जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। मिड ब्रेन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या फिर एपिथैलेमस। The right answer is ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस की बात की जाए तो यहाँ से इसके फंक्शंस का एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। सबसे पहला, इस हाइपोथैलेमस के द्वारा बहुत सारे इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स का रिलीज किया जाता है, जिनके अंदर GHIH, PIH, TRH, CRH आदि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन यही करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर यहीं पर पाया जाता है। फिर हम बात करें तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। फिर हम बात करते हैं, ये हमारे ईटिंग, ड्रिंकिंग पैटर्न को कंट्रोल करता है। इसके बाद में हमारे जो इमोशनल और बिहेवियरल पैटर्न है वो लिम्बिक सिस्टम से जुड़े होते हैं, वो भी इसी से द्वारा रेगुलेट होते हैं। हमारे इमोशन को लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है और ये इसी से इन्फ्लुएंस्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल एट रेस्ट हाउ मच एयर इज पुल्ड इन ड्यूरिंग इनहेलेशन प्रोसेस। जब आप बिल्कुल रेस्टिंग मोड में हैं, आराम कर रहे हैं, उस समय कितनी एयर आपके द्वारा इन की जाती है, इनहेल की जाती है, इंस्पायर की जाती है। 1000 सीसी, 1500 सीसी, 500 सीसी या 800 सीसी। क्यूबिक मीन्स सीसी मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर, इसे आप ml से इक्वलाइज कर सकते हैं। The right answer is option 3, it is 500 ml। देखिएगा, जब आप बिल्कुल रेस्ट कर रहे होते हैं तो आपके द्वारा जितनी एयर इन की गई प्लस आउट की गई, इनकी जो मात्रा है वो 500 ml होती है और इसे ही हम टाइडल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। जब आराम करते हुए आपके द्वारा जितनी एयर इन की गई और फिर आउट की गई, ये पैटर्न जो है 500 ml के बराबर होता है और इसे ही हम टाइडल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज के ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।